तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी व्याकरण एवं साहित्य और संविधान की मूल विधि के यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, उनको शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन इस बार हम क्लास में लेकर आए हैं, ये हिंदी की व्याकरण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो व्याकरण के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं ये। तो यहाँ पर कह रहा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है तो भाई सर्वनाम के भेद आपने पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक होता है निजवाचक। तो उसी में पहचानना है कि निजवाचक कौन सा है कौन सा नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, चार में से तीन तो निजवाचक हैं लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है वही बताना है। ऑप्शन है, वह अपने आप ही विद्यालय गया, वह स्वतः समझ जाएगा, किस किस का नाम सूची में नहीं है, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो अपने आप ही गया, तो अपने आप ही जो है भाई यहाँ पर निजता दिख गई। उसके बाद स्वतः ही समझ जाएगा, तो स्वतः में जो है स्वतः यानी कि स्वयं यानी कि खुद, यहाँ पर भी निजता दिख गई। किस किस का नाम सूची में नहीं है, तो किस किस का नाम नहीं है भाई, यहाँ पर जो ये सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पूछ रहा है, तो निजवाचक तो है नहीं, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस किस का नाम सूची में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सर्वनाम के जो भेद हैं वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई ऑप्शंस हैं डाह, कीना, अमर्ष, ईहा। तो मैं आपको बता दूं कि डाह और कीना और अमर्ष ये तीनों ही ईर्ष्या शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं। तो भाई ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि ईर्ष्या के पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो क्या बचा? ईहा बचा, ईहा ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, वो तो सीधे सीधे निकल ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईहा इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अंत्याक्षरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अंत्याक्षरी, अब अंत्याक्षरी शब्द का जो संधि विच्छेद है उसको समझने से पहले हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा। भाई अंत्याक्षरी वही तो है जैसे गाने वाली अंताक्षरी होती है, शब्द वाली होती है, या फिर किसी भी प्रकार से खेल लेते हैं अंत्याक्षरी जो हम खेलते हैं। बस उसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि किसी ने कोई भी एक शब्द बोला या कोई भी एक गाना गाया, तो गाने का जो अंतिम शब्द है और उस शब्द का भी जो अंतिम अक्षर है, उस अक्षर से किसी दूसरे व्यक्ति को शुरू करना होता है। सपोज कीजिए मैंने बोला आम, तो आम में अंतिम जो अक्षर है अंत्याक्षर, यानी कि अंतिम अक्षर है आम में म। तो म से शुरू होने वाला फल ही किसी दूसरे व्यक्ति को बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से तो आपको पता ही होगा अंत्याक्षरी का अर्थ तो ये होता है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो सीधे सीधे से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भाई जो संधि दिख रही है अंत्याक्षरी में, जो संधि होती है वो होती है ए प्लस ए बराबर आ वाली। ठीक है, इसको हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है ए प्लस ए बराबर आ, तो उसी हिसाब से हमें ऑप्शंस को देखना है। तो ऑप्शंस है अंत प्लस अक्षरी, अंत प्लस अक्षरी हो जाता क्योंकि ए प्लस ए ही दिख रहा है, लेकिन अंताक्षरी हो जाएगा, यह कहीं पर नहीं आएगा। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अंत्य प्लस क्षरी, अंत्य प्लस क्षरी भी नहीं होगा। अंत्य प्लस आक्षरी, ए प्लस आ हो गया, ये भी नहीं होगा।
अंत्य प्लस अक्षरी, यहाँ पर त्य है यानी कि इसका ए, त्य का ए और अक्षरी का ए, दोनों मिलाकर बना देंगे आ। तो ये जो ये है यहाँ पर ये या हो जाएगा, तो मिलकर बन जाएगा अंत्याक्षरी। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका, यानी कि अंत्याक्षरी का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अंत्य प्लस अक्षरी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार का शब्द देकर, यानी कि अंत्याक्षरी या इससे संबंधित कुछ भी शब्द दे दे जिसमें आपको दिख रहा हो कि ए प्लस ए आ बन रहा है, यानी कि दो स्वर एक साथ मिलकर एक महास्वर बना रहे हैं या एक दो अन्य स्वर बना रहे हैं, तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे में कह रहा है निम्न में से पन बिजली शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है। पन बिजली शब्द में समास, अब भाई समास तो हम देख ही लेंगे, लेकिन पन बिजली क्या है? पन बिजली वही है जिसको हम शुद्ध भाषा में जल विद्युत कहते हैं, यानी कि जल से बनने वाली विद्युत। पन बिजली पानी से बनने वाली बिजली। तो भाई यहाँ पर जो है समास पूछ रहा है तो पानी से बनने वाली बिजली। अब पानी क्या काम कर रहा है? बिजली बनाने का, यानी कि पानी का जो कर्म है वो दिखा रहा है, पानी की जो विशेषता है कि वो क्या कार्य कर रहा है वो दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ही हमें इसका समास देखना है। ऑप्शंस है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो भाई यहाँ पर जल का, पानी का कार्य दिखा रहा है कि वो बिजली बनाने का कार्य करता है, तो सही जवाब जो हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि कर्म को ही स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मधारय इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना जाता है। यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण पूछ रहा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? तो भाई यहाँ पर जो है ध्यान देंगे आप कि हरा रंग अच्छा होता है। हरा रंग, तो जहाँ पर हरा, काला, गोरा, मोटा, पतला इस प्रकार से बात कर दी जाए तो वहाँ पर भैया सीधा सीधा वो गुण बता रहा है। अच्छा बुरा इस प्रकार से बात कर दे, हरा नीला पीला इस प्रकार से बात कर दे, रंग की बात कर दे, तो वहाँ पर वो गुण उसका बता रहा है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग हैं? तो लिंग आपने पढ़े होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होता है। तो यहाँ पर ये वही पूछ रहा है, पेंसिल, कुर्सी, डिबिया, लुटिया, पेन, बॉल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। भाई सारी चीजें जो हैं वो निर्जीव दी हुई हैं, सारी वस्तुएं निर्जीव दी हुई हैं। अब उनको हमें देखना है कौन सा पुल्लिंग है कौन सा नहीं है। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, जिस प्रकार से भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से भी हम इनको अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं, हम इनको बोलते हैं, उसी प्रकार से हम इनको देखेंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि पेंसिल, पेंसिल का हम जो बोलते हैं, पेंसिल को इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरी काली पेंसिल है या मेरी पेंसिल काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छी है, अच्छी जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेंसिल तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग नहीं है। उसी प्रकार से कुर्सी, कुर्सी यहाँ पर रखी है, तो रखी है यानी कि स्त्रीलिंग के तौर पर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। डिबिया, लुटिया, डिब्बे का छोटा स्वरूप होता है डिबिया, लोटे का छोटा स्वरूप होता है लुटिया। तो डिबिया को भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि ये रही डिबिया, वो रखी है डिबिया, डिबिया में ये है मतलब वो रखी है डिबिया। लुटिया भी ऐसे ही कि यहाँ पर रखी है लुटिया। तो लुटिया और डिबिया भी जो है स्त्रीलिंग ही हो जाएंगे। पेन, बॉल, मेरी पेन काफ़ी अच्छी है, मेरी पेन नीले रंग की है या काले रंग की है, तो स्त्रीलिंग हो गया। बॉल, बॉल तेज फेंकी गई या
बहुत तेज आ रही थी, तो रही थी, फेंकी गई, ये भी स्त्रीलिंग में ही आ गए। तो सारे जो हैं ये ए बी सी जो हैं ये तो स्त्रीलिंग हो गए। अब डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो भाई यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो उपर्युक्त में से कोई नहीं ही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सारे जो यहाँ पर वस्तुएं दी हुई हैं ये सभी स्त्रीलिंग ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर ये जो डिबिया और लुटिया है, डिबिया और लुटिया के स्थान पर डिब्बा दे देता, यानी कि डिबिया का बड़ा स्वरूप देता, डिब्बा देता, या लुटिया के स्थान पर देता लोटा, तो ये पुल्लिंग हो जाता। डिबिया का बड़ा स्वरूप डिब्बा, लुटिया का बड़ा स्वरूप लोटा, तो डिब्बा या लोटा होता तो वो पुल्लिंग में आ जाता, लेकिन डिबिया लुटिया स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन है चांदी, सोना, लोहा या उपर्युक्त सभी। एक वचन पूछ रहा है, तो भाई हमेशा याद रखेंगे आप कि जब कभी भी धातु की बात कर दे, किसी भी प्रकार की धातु की बात करता है, तो वो एक वचन में ही गिनी जाती है, चाहे कोई कुछ भी धातु हो, सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, किसी भी प्रकार की धातु होगी तो वो एक वचन में ही आएगी। तो उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है, कोढ़ में खाज मुहावरे का सही अर्थ है। कोढ़ में खाज, एक प्रकार से ऐसे देख सकते हैं कि भाई एक तो किसी व्यक्ति को कोढ़ हो रहा था, ऊपर से खाज और हो गया, एक तो पहले से ही वो परेशान था, दूसरी परेशानी और आ गई, तो इस प्रकार से हमें इसका मुहावरे का अर्थ देखना है। तो ऑप्शंस हैं, विपत्ति में पड़ना, विपत्ति में और विपत्ति आना, अपमानित करना या कड़ी मेहनत करना। तो विपत्ति में पड़ना, विपत्ति में तो वो पहले से ही है, क्योंकि खाज कोढ़ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। लेकिन विपत्ति में और विपत्ति, यानी कि पहले से भी एक विपत्ति आई हुई है, दूसरी विपत्ति और आ गई, पहले से कोढ़ था, खाज और आ गया, तो सही जवाब जो है इसका वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, विपत्ति में और विपत्ति का आना। ठीक है, अब बाकी जो मुहावरे हैं उन मतलब बाकी जो अर्थ दिए हुए हैं उनके मुहावरे क्या हो सकते हैं। जैसे कि विपत्ति में पड़ना, यदि हमें देकर रखता कुएं में गिरना, तो कुएं में गिरने का अर्थ होता है विपत्ति में पड़ना। अपमानित करना, कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालने का अर्थ होता है अपमानित करना। कड़ी मेहनत करना, तो कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होने का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। जैसे कोल्हू में बैल होता है ना, उसको पता नहीं होता कि मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ और मुझे करना क्या है, बस उसको पता होता है कि पीछे से अगर मैं नहीं चलूँगा तो डंडे बजेंगे, लठ बजेंगे, और मुझे बस ऐसे ही चलते रहना है, चलते रहना है। तो वो कोल्हू का बैल इसी तरीके से मेहनत करता है। तो कोल्हू का बैल होना मतलब कड़ी मेहनत करना। तो ये इस प्रकार से मुहावरे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको एग्ज़ाम बड़े ही अच्छे तरीके से देना है तो मुहावरे लोकोक्तियों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति हमेशा आती ही आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको नहीं छोड़नी है। और ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं इसके जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं संविधान की और हिंदी व्याकरण और साहित्य की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी प्रश्न हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी क्या है और लाल क्या है? भाई ये जो है हिंदी है, तो इसमें एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझना होता है, तभी हम निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो गुदड़ी, गुदड़ी क्या है? एक प्रकार से जो अमीर लोग होते हैं, बड़े घर के लोग होते हैं, उनके पास आराम करने के लिए, सोने के लिए उनके पास होता है गद्दा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंफर्टेबल जो होते हैं गद्दे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो थोड़े छोटे लोग, गरीब लोग होते हैं, उनके पास होते हैं गुदड़ी, मतलब होती तो वही है, गद्दे ही होते हैं, लेकिन वो उसको बोलते हैं गुदड़ी, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है, फटी सटी रहती है,
इधर उधर से वो मोटी पतली इस तरीके से हुई रहती है, ठीक है, तो उसको वो बोलते हैं गुदड़ी। अब गुदड़ी का लाल, गुदड़ी से तो हमने अर्थ निकाल लिया कि भाई वो गरीब है। अब लाल का क्या मतलब है? लाल का मतलब है कि वो चमक रहा है, यानी कि वो काफ़ी समृद्धि दिखा रहा है, अच्छा दिखा रहा है खुद को। तो गरीब है लेकिन वो काफ़ी चमक रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसका अर्थ देखेंगे। तो ऑप्शंस हैं, कोई बखेड़ा खड़ा करना, बखेड़ा खड़ा करना तो इसमें कहीं तक भी नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। दिखावटी गुस्सा करना, गुस्सा करने जैसी भी कुछ बात नहीं है। लाल शब्द जो आया है वो गुस्से के लिए नहीं आया है। गरीबी में भी प्रतिभावान होना, तो यही सही दिख रहा है। चौथे को और देख लेते हैं, परिवर्तनशील प्रकृति वाला, तो चौथा भी नहीं होगा। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गरीबी में भी प्रतिभावान होना। एक तो वो गरीब है पहले से, गुदड़ी से आशय है, गरीब दिखा दिया। अब लाल यानी कि वो चमक रहा है, प्रतिभा दिखा रहा है अपनी, तो गरीबी में भी प्रतिभावान होना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले जो बाकी हमारे पास ऑप्शन थे उनके मुहावरे देख लेते हैं। तो मुहावरा यदि होता गुल खिलाना, तो गुल खिलाने का अर्थ होता है कोई बखेड़ा खड़ा करना। गीदड़ भभकी करना, दिखावटी गुस्सा करना। कुछ लोग होते हैं ना कि बस ऐसे ही ऊपरी गुस्सा कर दिया, बेफालतू में किसी के ऊपर भी गुस्सा दिखा देते हैं, तो वो गीदड़ भभकी करते हैं। यदि आपके ऊपर कोई ऐसे गुस्सा दिखाता है तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा गीदड़ भभकी मत कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गीदड़ भभकी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दिखावटी गुस्सा करना। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, जो बार बार समय समय पर अपना रंग बदलते रहते हैं, तो परिवर्तनशील प्रकृति वाला, जो बदलने वाली प्रकृति रखते हैं, वो हो जाएगा इसका सही। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक लोकोक्ति है, प्रचलित है काफी, कि ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। अब भाई इसका अर्थ क्या है? मैं सीधी सीधी भाषा में पहले आपको बता देता हूं। देखिए, पहाड़ है, पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पहाड़ से टकरा गया और घर पर आकर अपने घर की जो सिलवट्टा है, सिल है, उसको फोड़ दिया, ये नहीं है। इसका थोड़ा सा जो भाव है उसको समझिए। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, एक छोटी सी कहानी के जरिए आप समझिए इसको। एक व्यक्ति था जो घर के बाहर थोड़े अपने से खुद से प्रबल व्यक्ति से, थोड़े बलशाली व्यक्ति से डर गया या पिट गया या उससे थोड़ा सा अपमानित हो गया। अब भाई वो तो थोड़ा सा प्रबल था, बलशाली था, और जो व्यक्ति डरने वाला है वो थोड़ा हल्का था। तो उसने क्या सोचा कि यार चल छोड़, ये तो बलशाली है, इसको छोड़ दो। वो उसके सामने अपमानित होकर, डर कर, उससे पिट कर आ गया, घर आ गया। ठीक है, अब उसने क्या काम करा, घर पर आया, तो घर पर जो उसके, या तो कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि छोटे भाई बहन हुए या फिर मम्मी हुई, या फिर घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उससे थोड़ा बहुत हल्का सा भी डरता हो, या फिर घर के सारे ही व्यक्ति, उसने उस बलशाली व्यक्ति का गुस्सा घर पर आकर सभी पर उतार दिया। मतलब घर बाहर तो वो उस व्यक्ति से डर कर आ गया और घर पर आकर सारा गुस्सा उनके ऊपर उतार दिया। तो ये इसका अर्थ हो गया, यानी कि बाहर पहाड़ से टकरा कर तो आ गया और घर पर आकर अपने घर के सिलवट्टे तोड़ दिए। सिलवट्टे तोड़ने का मतलब यही है कि घर के जो परिवारजन हैं उन पर गुस्सा उतार रहा है। तो ऑप्शंस हैं, कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जा सकता है, तो ये तो इसका नहीं होगा। अपने बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना, तो अपने बलवान, खुद से बलवान व्यक्ति यानी कि तगड़े व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर, अपने खुद के परिवारजनों पर गुस्सा निकालना, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ध्यान लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, बस शब्दों को समझिए, शब्दों के भावों को समझिए, सीधे सीधे से आप इसके जवाब को पा लेंगे। तो सही जवाब जो है यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और पॉलिटी के भी, इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा। बने रहिए अभ्य अकेडमी के साथ।
तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आई होप कि आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। आपकी जो भी एडवाइस होंगी, सजेशंस होंगी, वो अभी एकेडमी द्वारा मानी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कृपया कर आप कमेंट ज़रूर करें और आपके साथ जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके पास हमारे इस चैनल को, हमारे इन क्लासेस को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं ये क्लासेस आप सभी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ।